बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है जी आप लोग के। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी जो टेस्ट की तैयारी होगी वो बेहतरीन तरीके के साथ कर रहे होंगे। इसी सिलसिले में हम भी आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेस्ट हैं वो लेकर आते हैं ताकि आपकी NTS की जो तैयारी है वो बेहतर तरीके के साथ हो सके। और आज हम आपके लिए NTS का जो पिछला पेपर था 2019 का वो लेकर आए हैं। और आज के NTS PhD टेस्ट में हमारे पास जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन हैं और इसी तरह से आपके पास इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और इसके साथ साथ सोशल स्टडी के 10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 70 क्वेश्चन हैं। और इनमें इस्लामियात और उर्दू का आज इसमें इंक्लूड नहीं किया, वो अगले टेस्ट में हम इंक्लूड करेंगे। तो 70 क्वेश्चन आज के टेस्ट में हमारे इंक्लूडेड हैं। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट, यकीनन आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थ लाइज बिटवीन मार्स एंड वीनस, मरकरी एंड मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हमारी जो ज़मीन है वो किन दो सैयारों के दरमियान लाए करती है? ऑप्शन ए मार्स एंड वीनस यानी कि मरीख और वीनस ज़ोहरा के दरमियान, मरकरी और मार्स के दरमियान, जुपिटर एंड सैटर्न के दरमियान, या ऑप्शन डी है यूरेनस और नेपच्यून के दरमियान। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी अर्थ जो है वो मार्स और वीनस के दरमियान लाए करती है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड? इनमें से कौन सी जो खूबी है, कौन सी जो खसियत है वो सॉलिड्स की होती है? ऑप्शन ए है इनडेफिनेट शेप, यानी कि सॉलिड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ऐसा तो नहीं है जी, सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है। ऑप्शन बी है फ्लोइंग इजीली, कि सॉलिड इजीली फ्लो करता है। नहीं, ऐसा भी नहीं होता, सॉलिड इजीली फ्लो नहीं करता। लिक्विड इजीली फ्लो करते हैं और गैसेस इजीली फ्लो करती हैं। क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल, यस, सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। एंड ऑप्शन डी इनडेफिनेट वॉल्यूम, नहीं, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। तो यहां से ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया जी। सॉलिड के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मशीन्स आर लुब्रिकेटेड इन ऑर्डर टू ओवरकम। मशीन्स जो होती हैं, कोई भी मशीन हम यूज करते हैं तो उसको हम लुब्रिकेट करते हैं, उसके अंदर ऑयल वगैरह डालते हैं, ग्रीस वगैरह देते हैं उसको। तो क्यों देते हैं, क्या रीजन होती है, कौन सी फोर्स को ओवरकम करना चाह रहे होते हैं? ऑप्शन ए है फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन बी है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक फोर्स एंड ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि मशीन के अंदर हम ऑयल इसलिए डालते हैं, ग्रीस इसलिए करते हैं उसको कि फ्रिक्शनल जो फोर्स होती है, मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं मशीन के, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनके दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, मशीन्स आर लुब्रिकेटेड इन ऑर्डर टू ओवरकम फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेज एक्सेप्ट। इनमें से तमाम जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेज हैं सिवाय एक के। ऑप्शन ए है डोरबेल, तो डोरबेल यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। ऑप्शन बी वॉल क्लॉक, जी वॉल क्लॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जनरेटर एंड लाउड स्पीकर ये दोनों भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेज हैं। सो हमारा जो ऑप्शन होगा वो वॉल क्लॉक का होगा, कि इनमें बाकी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेज हैं, सिर्फ वॉल क्लॉक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लुमिनस? इनमें से कौन सी जो है वो लुमिनस है? लुमिनस का मतलब ये होता है कि वो वाला ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी रोशनी हो, ठीक है ना। और ऑप्शन ए आपके पास अर्थ है, अर्थ की अपनी रोशनी नहीं होती। मार्स भी प्लैनेट है, इसकी भी अपनी रोशनी नहीं है। सन, यस सन की अपनी रोशनी होती है। मून की भी अपनी रोशनी नहीं होती, बल्कि मून सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। सो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो गया? ऑप्शन आपका सी ठीक हो गया जी। इन 4 में से सन जो है वो लुमिनस है। अर्थ मार्स दोनों प्लैनेट हैं, सन स्टार है, मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है किसका? अर्थ का। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल्स? जो नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं उनका इम्पैक्ट कौन सा प्रोसेस कम करता है? रिसाइकलिंग, बर्निंग, बरिंग या ब्रेकिंग? तो देखिए इनमें से बर्निंग के दौरान भी बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, बरिंग के दौरान भी वो ये नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं वो डिग्रेड नहीं होते, ब्रेकिंग के दौरान भी ऐसे ही होता है। तो रिसाइकलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, कि रिसाइकलिंग में इनका जो इंपैक्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है, नई चीज हम बना लेते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन।
क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ मशीन्स आर लुब्रिकेटेड रेगुलरली दे, अगर मशीन्स को हम रेगुलरली लुब्रिकेट करते रहें, यानी कि उनका जो ऑयल है उसका ख्याल रखेंगे, उनकी ग्रीस वगैरह करते रहेंगे, तो फिर क्या होगा? ऑप्शन ए है जी कंज्यूम मोर एनर्जी, वो ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप मशीन को अगर कंटिन्यूसली रेगुलरली प्रॉपर तरीके के साथ उसका ख्याल रखेंगे तो वो आपका भी ख्याल रखेगी और कम एनर्जी कंज्यूम करेगी, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी है प्रोड्यूस मोर नॉइज, ज्यादा शोर प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल भी नहीं। मशीन को रेगुलर आप लुब्रिकेट करेंगे, उसको ऑयल वगैरह देंगे तो फिर उसका शोर शराबा भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है कंज्यूम लेस एनर्जी, यस दिस विल बी करेक्ट वन। एंड डी ऑप्शन है आर हीटेड अप इजीली, ज्यादा इजीली हीट अप हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है जी? ये सी वाला ऑप्शन ठीक है कि अगर मशीन्स को रेगुलरली लुब्रिकेट करेंगे तो वो क्या करेंगे जी? लेस एनर्जी कंज्यूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट, इनमें से सब के सब जो हैं, तमाम जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सिवाय एक के। तो वायरस, यस वायरस इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फंजाई, फंजाई इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो पीछे आपका रह गया जी प्लांट्स, तो प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं आते, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा जी? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। प्लांट्स आर नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्सेप्ट प्लांट्स ऑल अदर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 9 है इन फोगी मॉर्निंग, धुंध आलूद सुबह के दौरान ड्राइवर्स लिमिट देयर ड्राइविंग स्पीड बिकॉज ऑफ, ड्राइवर जो होते हैं वो अपनी स्पीड को कम कर देते हैं, वजह क्या होती है? ऑप्शन ए है जी एक्सट्रीम कोल्डनेस, ज्यादा ठंड होती है जी इस वजह से। ऑप्शन बी है पुअर विजिबिलिटी, नजर उनको कम आता है इसलिए। ऑप्शन सी है मच टायर्डनेस, वो ज्यादा थके हुए होते हैं। ऑप्शन डी है जी मोर ह्यूमिडिटी, ज्यादा नमी होती है हवा के अंदर इसलिए। तो जाहिर है बाकी किसी चीज का कोई रिलेशन नहीं है सिवाय पुअर विजिबिलिटी के धुंध के दौरान ये होता है कि आपको चीजें नजर नहीं आती, आपको सामने वाली जो गाड़ी है वो नजर नहीं आ रही होती, सामने कोई अगर रुकावट है ऑब्स्टेकल है तो आप उसको नहीं देख पाएंगे। तो इस वजह से फोगी मॉर्निंग के दौरान धुंध आलूद जो सुबह होती है तो उस दौरान पुअर विजिबिलिटी की वजह से ड्राइवर जो है वो अपनी स्पीड को लिमिट कर देते हैं। और अक्सर हम देखते हैं जी सर्दियों में धुंध जब पड़ती है पंजाब के मैदानी इलाकों में तो मोटरवे को बंद कर दिया जाता है, इसी वजह से बंद करते हैं कि जो विजिबिलिटी होती है वो क्लियर नहीं होती, जो हमारी देखने की हद होती है ना, हम थोड़ा सा आगे चंद 100 मीटर तक भी नहीं देख सकते और फिर एक्सीडेंट के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए वो स्पीड भी लिमिट करते हैं ताकि थोड़ी स्पीड के साथ जाएं और आगे से अगर कोई चीज आ रही हो तो उसको वो इजीली देख सकें और इजीली वो ड्राइव कर सकें। सो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा द डॉक्टर डायग्नोज्ड मलेरिया इन अ पेशेंट and advised him or her to avoid the place where there is, कि डॉक्टर जो है वो किसी पेशेंट में मलेरिया को डायग्नोज करते हैं तो फिर उसको एडवाइज करते हैं कि वो ऐसी जगह पर जाने से गुरेज करें जहां पर ऑप्शन ए जी एयर पोल्यूशन हो, ऑप्शन बी है लैंड पोल्यूशन हो, ऑप्शन सी वाटर पोल्यूशन हो, ऑप्शन डी नो पोल्यूशन। तो पहली ऑप्शन तो यही है जी पोल्यूशन होनी ही नहीं चाहिए किसी ऐसी जगह पर, लेकिन पोल्यूशन तो होती है, कुछ ना कुछ पोल्यूशन होगी। लेकिन मलेरिया किस वजह से होता है? मलेरिया मच्छर के काटने की वजह से होता है और एक ऐसा मच्छर जो कि गंदे पानी पर होता है, गंदे पानी से मुराद वाटर पोल्यूशन। तो फिर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? वाटर पोल्यूशन वाला सी ऑप्शन ठीक होगा कि वो ऐसी जगहों पर जाने से उनको परहेज का मशवरा देते हैं डॉक्टर कि जहां पर गंदा पानी ना हो, ठीक है ना। तो गंदा पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। गंदा पानी अगर होगा तो फिर आप वहां पर नहीं जाना होगा आपने, मलेरिया होगा, तो क्योंकि गंदे पानी पर ही मच्छर पैदा होते हैं। और डेंगू की हमने बात की थी, डेंगू जो है वो साफ पानी पर होता है, ठीक है। तो लैंड पर ये वाटर पोल्यूशन वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाएंगे। Water droplets are formed on the outer surface of the glass of cold water due to, कि जो हमारे पास ग्लास होता है, ग्लास के अंदर हम पानी डालते हैं, ठीक है, तो उसकी बैरूनी सतह के ऊपर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो किस वजह से आते हैं? ऑप्शन ए है एवोपरेशन, ऑप्शन बी है कंडेंसेशन, ऑप्शन सी है फ्रीजिंग एंड ऑप्शन डी है सब्लिमेशन। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा? तो इन चार में से हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है जी? एवोपरेशन तो नहीं होती, ठीक है, और सब्लिमेशन भी नहीं होती, तो फिर कौन सा होता है जी? कंडेंसेशन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। कौन सा होगा जी? कंडेंसेशन की वजह से जब आप ठंडा पानी डालते हैं किसी ग्लास के अंदर तो उसकी जो बैरूनी सरफेस होती है, ठीक है ना, वहां पर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे जो है वो ड्रॉप आ जाते हैं, ठीक है, अपीयर होते हैं। तो वो इस वजह से होते हैं कि कंडेंसेशन होती है, वो पानी जो उसके साथ लगता है वो भी ठंडा होता है। हवा के अंदर जो ड्रॉप्स होते हैं तो वो जो है वो इसके साथ आ जाते हैं, ठीक है, कंडेंसेशन होती है, ये ध्यान में रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, ट्रक इज लोडेड विद हैवी ऑब्जेक्ट्स विद लेस एफर्ट बाय यूजिंग। ट्रक जो होता है उसको हम लोड कर सकते हैं, ठीक है ना, हैवी जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको लोड किया जा सकता है किसके जरिए। तो ये 4 आपके पास सिंपल मशीन्स के नाम है जी। ए इंक्लाइन प्लेन, बी पुली, सी लीवर एंड डी इज वेज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो जो है वो ठीक होगा। तो इंक्लाइन प्लेन क्या होता है जी, तख्ता होता है, ठीक है ना, इंक्लाइन प्लेन आप वो रखकर जो है वो चीज़ों को इजीली वहां से स्लाइड करके वो उसके ऊपर लोड कर सकते हैं। पुल्ली तो आपको पता है कि मूव करवाने के लिए, पानी वगैरह भरने के लिए, किसी फ्लैग वगैरह जब ऊपर पोल के ऊपर चढ़ा रहे होते हैं तो फ्लैग, तो उसके लिए भी होस्ट कर रहे होते हैं तो वहां पुल्ली यूज होती है। लीवर भी हम यूज करते हैं। वेज ये भी सिंपल मशीन है हमारी। बहरहाल यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इंक्लाइंड प्लेन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज नो बैकबोन। इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसकी बैकबोन नहीं है। पैरट, तोता, तोते की बैकबोन होती है। स्नेक, अब स्नेक वाला रोला है ना, देखें इसमें। तो बैट, स्नेक सांप, बैट जो है वो आपकी चमगादड़, और डी स्कॉर्पियन, ठीक है ना, स्कॉर्पियन बिच्छू को कहते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन से की बैकबोन नहीं होती जी, स्कॉर्पियन की बैकबोन नहीं होती, ये आपने जहन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री ऑन टू द ग्राउंड इज ड्यू टू, कि जो फ्रूट्स जो है वो फॉल कर रहे होते हैं जमीन पर दरख्त से, तो वो किस वजह से होते हैं। ऑप्शन ए है जी मैग्नेटिक फोर्स होती है, ऑप्शन बी इनर्शिया, ऑप्शन सी एयर रेजिस्टेंस एंड डी नन ऑफ दीज। तो बेसिकली होता यूं है कि जब आप दरख्त के ऊपर टहनी को हिलाते हैं, ठीक है ना, टहनी को हिलाते हैं तो इनर्शिया की वजह से वहां पर जो फ्रूट होता है वो अपनी जगह पर बरकरार, अपनी जो स्टेट होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट, उसको बरकरार रखना चाहता है, लेकिन आप मूव करते हैं, टहनी को आप मूव कर रहे होते हैं, तो ड्यू टू इनर्शिया वो अपनी स्टेट को बरकरार रखना चाहता है, और जब टहनी मूव करती है तो उनका आपस में जो ज्वाइंट होता है वो ब्रेक हो जाता है, और इनर्शिया की वजह से आपका जो फ्रूट होता है वो जमीन पर आ जाता है, गिर जाता है। सो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा जी, हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, कि इनर्शिया जो होता है ये रीजन है जिसकी वजह से फ्रूट जो है वो दरख्त से जमीन पर गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए सीड स्टोर्स फूड, के सीड का कौन सा जो पार्ट होता है वो स्टोर करता है फूड को। तो ए प्लोम्यूल, बी रेडिकल, सी सीड कोट एंड डी इज कॉटिलेडन। तो थोड़ा सा आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। कॉटिलेडन इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉटिलेडन जो होता है वो बीज के अंदर खुराक को जखीरा करता है। 16 है हमारा, वाइल वाटर इज चेंजिंग इनटू आइस द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब वाटर जो होता है वो चेंज होता है मॉलिक्यूल्स उसके अंदर, आइस मॉलिक्यूल्स में, तो मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी मूवमेंट क्या होती है, फास्ट हो जाती है, स्लो हो जाती है, बिकम्स मॉडरेट होती है, या इफेक्ट नहीं होती। तो जाहिर है जब आप उसको आइस के अंदर लेके आ रहे होते हैं तो आइस शेप जो होती है वो सॉलिड होती है, तो सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो अगर क्लोजली पैक्ड तभी होंगे जब उनकी मूवमेंट क्या होगी, स्लो होगी। तो यहां पर इस केस में आपकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, वो स्लो होनी चाहिए। तो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स स्लो हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर के साथ इनका रिलेशन ये होता है कि मूवमेंट तेज होती है, ठीक है, और जब टेम्परेचर कम होगा तो मूवमेंट भी स्लो होगी। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो बिकम स्लो ज़्यादा बेहतर बनता है, ठीक है ना। बाकी उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब आप आइस की तरफ लेके जा रहे होते हैं तो उनकी मूवमेंट कम होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, इफ वी सी रफली 3/4 ऑफ द मून सरफेस इट इज कॉल्ड। जो आपका है जी मून की हम बात करते हैं कि मून कौन सा होगा। अगर हम उसकी रफली 3/4 सरफेस को देखते हैं तो क्रिसेंट मून है, वेनिंग मून है, गिब्स मून या वैक्सिंग मून। तो आपके पास जो होगा वो वेनिंग मून इज द करेक्ट ऑप्शन। वेनिंग 2 दफा लिखा हुआ है, ठीक है, वेनिंग मून होगा, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है कि वेनिंग मून इज द करेक्ट ऑप्शन। ऊपर भी है, ठीक है, ये दोनों मतलब ठीक होंगे। वो गलती से यहाँ पर मतलब वो चेंज आ गया जी, यहाँ पे देखें तो वैक्सिंग है, यहाँ पे वेनिंग, तो वेनिंग अगर होगा तो वेनिंग करेक्ट होगा, ठीक है, चाहे बी पे है या डी पे है, तो वेनिंग इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, लंग्स डिजीजेज आर मोस्टली कॉज्ड बाय। जो लंग्स डिजीजेज होती हैं, ठीक है, वो किस वजह से होती हैं। एयर पोल्यूशन की वजह से हैं, वाटर पोल्यूशन की वजह से होती हैं, लैंड पोल्यूशन की वजह से होती हैं, या नॉइज पोल्यूशन। लंग्स किसको कहते हैं, फेफड़ों को कहते हैं, ठीक है। फेफड़ों की जो बीमारियां होती हैं, या किडनी की अगर बात करें तो किडनी, गुर्दे होते हैं, गुर्दे की बीमारी जाहिर है पानी की वजह से होती है। तो लंग्स जो होता है वो किस वजह से होती है जी, फेफड़ों की। तो हवा जब जाती है वो हमारे फेफड़ों में जाती है, फेफड़े हवा के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं,
तो जाहिर सी बात है फिर एयर पोल्यूशन के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो लंग्स डिजीजेज जो बेसिकली काज होती हैं जी वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। हमारे जो फेफड़े हैं, अगर हवा हम जो इनहेल कर रहे हैं जी ऐसे इलाके में जहाँ पर हवा जो है वो पोल्यूटेड है, तो देन हमें लंग्स डिजीजेज की ज़्यादा चांसेस होंगे। तो एयर पोल्यूशन की वजह से लंग डिजीजेज हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टिब्रेट। इनमें से कौन सा जो है वर्टिब्रेट है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो हड, ठीक है ना, वर्टिब्रेट हड्डी, ठीक है, होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा डी, स्नेक जो है वो वर्टिब्रेट है, स्पाइडर, स्नेल और स्कॉर्पियन ये वर्टिब्रेट नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, वाटर रन स्लोली थ्रू। वाटर जो है वो इनमें से किस में से जो है वो स्लोली मूव करेगा, सिल्ट में से, सैंड में से, क्ले में से या लोम में से। तो क्ले जो होती है मट्टी, उसमें से वाटर जो है वो लेस स्पीड के साथ मूव करता है, स्लोली मूव करता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। क्ले में से वाटर जो होता है वो स्लोली मूव करता है। तो ये हो गए हमारे जो है वो 20 क्वेश्चन जो साइंस से रिलेटेड थे। अब हम आगे मूव करेंगे अगले 20 क्वेश्चन पर जो कि इंग्लिश से रिलेटेड हैं। तो हमारा इंग्लिश का जो पोर्शन है वो यहां से शुरू होता है। हमने यहां पर जो है वो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 21, पिक आउट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो हमने चूज करना है। शी डैश आ लेटर, तो ऑप्शन ए है राइटिंग, नहीं, राइटिंग नहीं होगा, क्योंकि राइटिंग के लिए फिर होगा शी इज राइटिंग अ लेटर होना चाहिए, तो इज तो है नहीं है, ठीक है। सो राइटिंग इज नॉट जो है वो प्रॉपर ऑप्शन। करेक्ट आंसर ए नहीं है जी। बी, शी राइट अ लेटर, राइट भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं ग्रामर में कि ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ SES का इजाफा होता है। सो अगर राइट्स होता तो फिर हम कह सकते थे। सो बी, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। फिर ऑप्शन सी है, शी राइट्स अ लेटर, यस दिस इज करेक्ट ऑप्शन। सी करेक्ट ऑप्शन है। डी, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी हमने पहले कह दिया कि वो दोनों गलत हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट वन, शी राइट्स अ लेटर, वो खत लिखती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया जी सी, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया जी 22, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अगेन हमने करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए। ही विल डैश अस, हेल्प अस, हेल्प्स अस, हेल्प्ड अस और हेल्पिंग अस। ये दो जो हैं ये तो हेल्पिंग नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हेल्प है ये ऑप्शन ठीक होगा जी, ही विल हेल्प अस, ठीक है। हेल्प्स यहां पर नहीं होता, वो प्रेजेंट के केस में होगा। तो आई थिंक जो ऑप्शन होगा वो ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, ही विल हेल्प अस, ठीक है जी। और फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। के करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल जो है कहां पर है जी, वो आपने ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। ही वियर्स एन शर्ट, एन शर्ट के साथ नहीं होगा क्योंकि वावल से पहले एन होना चाहिए, ठीक है। ए शर्ट होगा, ही वियर्स अ शर्ट हो सकता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज नॉट द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। ऑप्शन बी है, ही किक्स एन बॉल, एन बॉल फिर नहीं होगा, एन वावल की होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ही किक्स एन बॉल नहीं होता, ही किक्स अ बॉल हो सकता है। ही थ्रोज एन स्टिक, अगेन आपका जो आर्टिकल है वो गलत यूज किया गया है, ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। डी है, ही ईट्स एन एप्पल, यस एप्पल और एन लगेगा एप्पल के साथ। सो ही ईट्स एन एप्पल इज करेक्ट ऑप्शन। डी, यहां पर जो है वो करेक्ट आर्टिकल यूज किया गया है। सो डी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, द फेमिनाइन ऑफ बुल। बुल आपका मुज़क्कर है और उसकी मुअन्नस क्या होगी जी, बुल बैल को कहते हैं ना, और बैल की मुअन्नस गाय होती है और गाय को इंग्लिश में काऊ कहते हैं, ठीक है। गोट, हैन और मेयर ये नहीं होगा। सो ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा वो सी, के बुल की जो मुअन्नस है, ठीक है ना, और इसकी ये काऊ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 25 है, द वर्ड क्विकली इज एन एडवर्ब ऑफ। क्विकली, क्विकली क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि तेजी से, ठीक है ना, टाइम की बात कर रहे हैं कि कम टाइम में, और मतलब तेजी के साथ टाइम कम लग रहा है, ठीक है। तो ये एडवर्ब होगा किसका, मैनर का, टाइम का, प्लेस का या फ्रीक्वेंसी का। तो किस चीज का एडवर्ब होगा जी, क्विकली, मैनर का, टाइम का, प्लेस का या फ्रीक्वेंसी का। तो यहां पर जो हमारा जो होगा वो ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा ए,
कि क्विकली जो है वो मैनर का जो है वो एडवर्ब है, इसमें हमें ये बताता है किस तरह से, ठीक है ना, किस तरीके के साथ, तेजी से, बहुत तेजी से या कम से। तो टाइम का ये नहीं होगा, ये जहन में रखना है आपने, ठीक है ना। तो ये आपने जहन में रखना है, टाइम का नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत आपका सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। टाइम नहीं है बल्कि ये मैनर का है, ठीक है। ये मैनर का होगा, क्विकली टाइम का नहीं है, ठीक है। और फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, ही इज डैश देन मी, मोर इंटेलिजेंट देन मी, मोस्ट इंटेलिजेंट देन मी, इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। तो कंपैरिजन है मेरा और उसका, तो ये होगा मोर इंटेलिजेंट। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, कि वो मुझसे ज्यादा जो है ज़हीन है, ठीक है ना। मोस्ट होता कि सबसे, ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट देन ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो वो जब सबस की बात करते तो फिर मोस्ट होता सबसे, इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट देन मी ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, ये आपने जहन में रखना है कंपैरिजन में। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 27 है, Which of the following sentence shows the correct use of hyphen? Hyphen दो लफ्ज़ों को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी आपका देखें, वी बॉट आइसक्रीम, ये नहीं हो सकता। वी बॉट आइसक्रीम ये भी नहीं है। तो आपका डी वाला जो ऑप्शन है, वी बॉट आइसक्रीम, यहाँ पे भी इनको कनेक्ट नहीं करते। हम इन दो को कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, दो को एक लफ्ज़ बनाना चाहते हैं। तो देन वी बॉट आइसक्रीम, डी इज करेक्ट वन, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, और 28 जो है वो कहता है जी, द स्टूडेंट सेज, स्टूडेंट इजाजत कैसे मांगते हैं जी, कैन आई कम इन सर। कैन हो सकता है, लेकिन मोर फॉर्मल के केस में कैन नहीं करते हम, वुड आई भी नहीं यूज होगा, मे आई कम इन सर। हम लोग क्लास में जब भी इंटर होते हैं या कोई स्टूडेंट हमसे इजाजत लेगा तो वो ऐसे ही कहते हैं मे आई कम इन सर। तो मे इज करेक्ट ऑप्शन, मे यूज होगा, ठीक है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लूरल ऑफ वोमेन। वोमेन का प्लूरल कौन सा है? वोमेन है, वोमेन्स है, और वोमेन है या वोमेन्स है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, वोमेन इज द प्लूरल ऑफ वोमेन, ठीक है ना, MEN हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम मूव करेंगे। Another word for empty is, empty खाली को कहते हैं, कि खाली के लिए और कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है जी। ऑप्शन ए है वैकेंसी, ऑप्शन बी है नल, ऑप्शन सी है ब्लैंक्ड, एंड ऑप्शन डी है वैकेंट। वैकेंसी, नल, ब्लैंक्ड और वैकेंट। तो वैकेंट इज ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वैकेंट जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, डी वैकेंट हो सकता है, ठीक है ना, आपने कंफर्म भी कर लेना है, ठीक है। एंड ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा जी, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 31 पे मूव करेंगे। 31 है, हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड बटरफ्लाई, के बटरफ्लाई के अंदर कितने सिलेबल्स हैं। तो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ठीक है, 5 हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा जी? ऑप्शन हमारा बी ठीक है, 3 सिलेबल्स हैं। अब सिलेबल्स क्या होते हैं ये अंग्रेजी में हम ज़्यादा आगे नहीं जाते, ठीक है। आपने करेक्ट ऑप्शन को देख लेना है, 3 सिलेबल्स हैं किसके अंदर? बटरफ्लाई के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32 है, द कॉमन जेंडर इज, कॉमन जेंडर कौन सी है जी? स्टूडेंट है, चॉक है, डॉग है या लायनेस है। तो कॉमन जेंडर हमारे पास यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक है, स्टूडेंट इज कॉमन जेंडर। क्वेश्चन नंबर 33 है, द लिटिल बॉय इज द डैश ऑफ ऑल, सबसे क्या है जी? स्लो है, स्लोएस्ट है, स्लोअर है या टू स्लो है। तो सबसे हम बात कर रहे हैं जी, सबसे स्लो। तो सबसे स्लो के लिए फिर कौन सा यूज होगा जी? इज द स्लोएस्ट, ठीक है ना, बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बी स्लोएस्ट, द लिटिल बॉय इज द स्लोएस्ट ऑफ ऑल। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स शो एक्शन, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो एक्शन शो करता है, ठीक है। ए देमसेल्स, बी बॉट खरीदा, सी ब्रांड न्यू, डी रेड कार। तो इनमें से जो एक्शन है वो ऑप्शन बी जो है वो शो करता है, ठीक है ना, कि खरीदा, कोई काम उसने किया है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, बॉट इज शोइंग यू द एक्शन। क्वेश्चन नंबर 35 पे जाएंगे, यूज करेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द एरोप्लेन डैश ओवर द क्लाउड्स, के करेक्ट पास्ट जो पास्ट फॉर्म होगी वर्ब की वो हम यूज करेंगे। एरोप्लेन क्या करता है जी? फ्लोन नहीं, हैव होगा फिर, या हैड होगा फिर होगा फ्ल्यू, फ्लाइंग, फ्लोड। तो फ्लोड तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो फ्लाइंग या फ्ल्यू, फ्लाइंग भी नहीं होगा, ठीक है, वाज नहीं है, ठीक है, इसके साथ तो फ्ल्यू।
तो ऑप्शन हमारा बी ठीक होगा, द एरोप्लेन फ्लू ओवर द क्लाउड्स। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 36 पे जाते हैं जी। ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द रोड इज नॉन हैज पिट्स, पॉम्स, डिचेस, डैग्स। तो डिचेस, डैग्स वगैरह भी कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन पिट्स हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन आएगा, पिट्स। ठीक है, कहेंगे फिर भी मुख्तलिफ हो सकते हैं आंसर, जिसको आपने चेक कर लेना है, कंफर्म कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 37 पे जाएंगे। आस्क मारिया शी डैश नो, यूज करेक्ट मॉडल वर्ब। करेक्ट मॉडल वर्ब यहां पर हमने कौन सा यूज करना है, तो शुड होगा, वुड होगा, मे, विल। तो करेक्ट मॉडल वर्ड हमने वर्ब यूज करना है शुड, वुड, मे, विल। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है जी? ऑप्शन जो है हमारे पास मे, शी मे नो। ठीक है, ये करेक्ट हो सकता है। और फिर हमारे पास या क्वेश्चन नंबर 38 पे जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, सिनोनिम्स फॉर द वर्ड फर्टाइल जो है वो कौन सा होगा? फर्टाइल का मतलब होता है फ्रूटफुल, रिच, वेयर क्रॉप्स ग्रो वेल एंड डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि इन सब को जो है वो फर्टाइल के सेम मानों में मुतरादिफ अल्फाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। सो यस कर सकते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा जी। फ्रूटफुल, फर्टाइल का मतलब फ्रूटफुल भी होता है, रिच भी होता है, और फर्टाइल का मतलब जहां पर जो क्रॉप्स होती हैं वो अच्छी तरह से उगाई जा सकें। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव कह सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रिप्रेजेंट शॉर्ट वॉवल साउंड? कि इनमें से कौन सा जो वर्ड होगा वो शॉर्ट वॉवल साउंड? बीस्ट, थ्रेड, रीड, मीट। तो थ्रेड विल बी करेक्ट ऑप्शन, बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पिशावर इज डैश हिस्टोरिकल सिटी। पिशावर इज ए हिस्टोरिकल सिटी, पिशावर इज एन हिस्टोरिकल सिटी, पिशावर इज द हिस्टोरिकल सिटी, नन ऑफ द एबव। तो अगर आर्टिकल की बात करें तो ए या एन में से एन यूज होना चाहिए, पिशावर इज एन हिस्टोरिकल सिटी। अब दी की हम बात करें हिस्टोरिकल के साथ और भी बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो क्या ऑप्शन हमारा कौन सा जो है वो एक्यूरेट होगा जी? ए, एन, दी या नन? तो यहां पर ए, एन, दी, नन, तो एन होगा, पेशावर इज एन हिस्टोरिकल सिटी, ठीक है ना। और फिर हम मूव करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, एलसीएम, द एलसीएम ऑफ 6, 10 एंड 12 इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कौन सा होगा जी? 6 का, 10 का, 12 का मैथ्स है, थोड़ी सॉल्व करनी पड़ेगी आपको इनके एलसीएम के लिए। तो मैं जस्ट आंसर आपको बताता जाऊंगा। 60 जो होगा इनका वो करेक्ट ऑप्शन होगा। द एलसीएम ऑफ 6, 10 एंड 12 इज क्या हो जाएगा जी? 60। क्वेश्चन नंबर 42 है, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.3 इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए जी? आंसर होगा जी 1.56। मल्टीप्लाई करें, सिंपली कैलकुलेटर आप लें और 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.3 कर लें तो फिर भी हो जाएगा। या 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.3 करें और 2 डिजिट के बाद आप क्या कर दें? पॉइंट लगा दें, तो आपको आंसर मिल जाएगा जी। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। फिर हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 जो हमारा है वो है जी, द ट्राइंगल हुज ऑल एंगल्स आर ऑफ द मेजर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। कि वो ट्राइंगल जिसके तमाम जो एंगल्स हों उनका मेजर जो हो 90 डिग्री से लेस हो तो उनको क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एन एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल या रिफ्लेक्स एंगल ट्राइंगल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा जी आपका एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, के वो ट्राइंगल जिसके तमाम जो एंगल्स होंगे वो 90 से लेस होंगे, तो एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 44 है, वो ये है जी कि 39076 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू। ऑप्शन ए है 39760, 390,760। तो ऊपर जो आपके पास है 39076 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 जीरो और हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा 39076 और साथ में ये 39076 और साथ में 2 जीरो, ये आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, द एवरेज ऑफ नंबर्स 2, 3 एंड 4 इज इक्वल टू। कि ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा करेक्ट होगा? 2, 3, 4 इनके एवरेज 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 + 3 5 + 4 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 जितने नंबर होंगे उनकी एवरेज निकालनी है हमने, तो आ जाएगा हमारे पास 3 इज एवरेज। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 45 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 46 है, द पेयर ऑफ द अनलाइक डेसिमल इज। अनलाइक डेसिमल्स यहाँ पर कौन से होंगे? जो पेयर होगा अनलाइक डेसिमल्स का, ठीक है, तो 4.210, 7.210, 3, 3, 3, 3, ठीक है।
और जो आखिरी में देखें तो 2 हैं यहाँ पर, तो ये जो होगा डी, ये जो है वो अनलाइक डेसिमल्स हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 47 है द HCF ऑफ 2, 6 एंड 8 और 2, 6 एंड 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा जी 2। इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ गया। ऑप्शन आपका जो होगा वो ए ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे जाएंगे। 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 9.7, तो आपके डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 7 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लें तो फिर आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन जो आ जाएगा ए विल बी करेक्ट वन, 7/15 बन जाएगा ये, ठीक है ना। सिंपल है सॉल्व करना, डिवाइड को आप चेंज करें मल्टीप्लाई से और आप इसको उल्टा लें, 9/7 को 7/9 कर लें तो आपको 7/15 आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सेप्ट, इनमें से सब जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स की एग्जांपल्स हैं सिवाय एक के। ऑप्शन ए है 105 प्लस। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जिनको ऐड करें तो 180 आए, तो 105 और 75 को ऐड करें तो 180 आता है, 75 और 125 को ऐड करें तो 200 आता है, 95 और 85 को ऐड करें तो 180, 130 प्लस 50 180। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन के 75 और 125 क्योंकि उनका सम लें तो वो 180 से अबव आता है, 180 नहीं आता, 200 आता है, तो ये आपका जो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 ये है जी द एरिया ऑफ स्क्वायर विद लेंथ 11 सेंटीमीटर विल बी, कि जो एरिया होगा स्क्वायर का जिसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर होगी उसका एरिया जो होगा वो कितना होगा, तो स्क्वायर का एरिया मल्टीप्लाई करने के लिए लेंथ और विड्थ दोनों बराबर ही होती हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो वो हो जाएगा जी 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 51 पे जाएंगे तो 0.30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30/10 लिख सकते हैं, 30/100 लिख सकते हैं, 3/100 लिख सकते हैं, 30/1000 लिख सकते हैं। तो हमने डेसिमल को हटाना है ये, तो 1 लगाएंगे इसकी जगह, फिर 2 डिजिट हैं तो 2 और आ जाएंगे, 30 डिवाइडेड बाय 100 आना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 52 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब है 7 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ भी और 3 के साथ भी, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, ठीक है। और 53 पे जाएंगे तो 53 है जी 653 मिलियन इन न्यूमेरल, के न्यूमेरल के अंदर जो आपके पास 653 मिलियन है वो किस तरह से लिखा जा सकता है, तो ऑप्शन कौन सा आपका ठीक होगा जी, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो ऑप्शन आपका जो होगा करेक्ट होगा वो डी, यानी कि 653 मिलियन को हम न्यूमेरल में इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है बाय यूजिंग BODMAS BODMAS, ठीक है ना, डिमॉस रूल जो होता है BODMAS रूल, इसको यूज करते हुए जो पहला स्टेप क्या होगा, बी का मतलब हो गया जी ब्रैकेट ओपन करने हैं, तो पहला स्टेप यहां पर देखें ना, जो छोटे ब्रैकेट होंगे स्मॉल ब्रैकेट 7 + 5 इसको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 + 5 दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टेप, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे जी, हम लेंगे एक पॉइंट, ठीक है, 2 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 20 डिवाइडेड बाय 0 आपके पास आ जाएगा जी 20, आप कर लें ऊपर मल्टीप्लाई कर लें और 0 पॉइंट ले लें तो 0.20 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 5, तो 5 4 से 20 0.4 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशंस मैं आपको सिखा दूंगा अगर आपको मसला हुआ मैथ्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। बहरहाल क्वेश्चन हम जो यहाँ पे देख रहे हैं जी, ऑप्शन आपका सी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है इन राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज, कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है जी, वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री का हो। तो आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें हाइपोटेन्यूज क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज जो होता है वो अपोजिट होता है राइट एंगल के, अपोजिट टू एक्यूट एंगल, एडजेसेंट टू द राइट साइड ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द राइट एंगल, एडजेसेंट साइड ऑफ द एक्यूट एंगल। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा आपने बात करनी है जी राइट एंगल के अपोजिट होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। 57 है 2 months and 3 weeks are equal to, 2 महीने और 3 हफ्ते कितने के बराबर होते हैं, 2 महीनों में 60 दिन हो गए और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 60 और 3 मल्टीप्लाई बाय 7
21। 60 प्लस 21 करेंगे तो वो हो जाता जी 81 डेज। 2 महीने और 3 हफ्तों में कितने दिन हो गए जी? वो हो गए आपके पास 81 डेज, ठीक है ना, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है, 81 डेज। और ऑप्शन सी करेक्ट है। 58 पे जाते हैं। 58 है आपका द नंबर 532 000 इन वर्ड इज कितना होगा? आप यहां पे कहते हैं जी यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 532 इंटू 10 लाख कर दें तो 10 लाख का मतलब होता है मिलियन, तो आपका आ जाएगा जी 53,200,000। ऐसा नहीं होगा जी 5,32,000, नहीं जी 53,200,000, ये भी नहीं होगा। 532 मिलियन, यस इट इज करेक्ट वन। 532 मिलियन, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करें तो वन आपके पास मिलियन में आ जाएगा, ठीक है, तो 532 मिलियन आ जाएगा ये, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा, इट इज करेक्ट वन। अब आपके पास है जी 59 क्वेश्चन नंबर 1 लीटर इज इक्वल टू, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 10 मिलीलीटर होते हैं, 100 मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं, या 60 मिलीलीटर होते हैं? तो आपका ऑप्शन जो होगा करेक्ट वाला वो होगा जी आपका ऑप्शन सी, 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है जी द ह्यूमन हार्ट पंप्स 4.7 लीटर्स ऑफ ब्लड इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आपके जी 4.7 लीटर जो होते हैं वो पंप करता है, ठीक है, 4.7 लीटर, तो 1 घंटे के अंदर कितना होगा? 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट को मल्टीप्लाई करें 4.7 के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा 282 लीटर्स। 1 घंटे में अगर ह्यूमन हार्ट जो है वो 4.7 लीटर ब्लड पंप करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा? 282 लीटर ब्लड पंप करेगा। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये हो गया हमारा मैथ वाला पोर्शन। अब आ गया हमारा सोशल स्टडी वाला पोर्शन। अगले जो है हमारे क्वेश्चन होंगे वो सोशल स्टडी के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 है पाकिस्तान इज लोकेटेड इन द डैश फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कि पाकिस्तान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कहां पर लोकेटेड है? नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है जी, पाकिस्तान जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 62 है हिजरी कैलेंडर इज आल्सो नोन एज क्रिश्चियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर, सोलर कैलेंडर या ल्यूनर कैलेंडर? तो ये कमरी कैलेंडर होता है, ल्यूनर कैलेंडर होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। जो हिजरी कैलेंडर है, जो इस्लामी साल होता है वो कमरी साल होता है, ठीक है ना, चांद के साथ उसका रिलेशन होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 63 है द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द हेड ऑफ द स्टेट, कि जो प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में वो हेड ऑफ स्टेट होता है, साइन ऑफ यूनिटी होता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होता है। तो ये सारे ऑप्शन ठीक हैं, ए बी सी, तो हम डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा जी, ऑल ऑफ द एबव। अब हम जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 64 है, ठीक है, 64 मौलवी फजले हक बिकेम इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन, मौलवी फजले हक जो है वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर बने थे कब? ऑप्शन ए है जी 1948, ऑप्शन बी है 1953, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी है 1962। तो 1955 में मौलवी फजल हक जो है वो हमारे वजीर दाखिला बने थे, इंटीरियर मिनिस्टर बने थे, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा जी? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 65 डैश डिस्कवर्ड अ नेवल रूट बिटवीन यूरोप एंड इंडो पाकिस्तान, किसने पाकिस्तान और इंडो पाकिस्तान, ठीक है, बर्रे सगीर और जो यूरोप है उनके उसके दरमियान जो है बहरी रास्ता जो है वो दरियाफ्त किया था? तो मार्को पोलो ने, बी इब्ने बतूता ने, सी वास्को डी गामा ने, डी अल बैरूनी ने? तो करेक्ट ऑप्शन होगा जी वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने पोर्तुगीज, ठीक है ना, ये जो था एडवेंचरर, ठीक है, इसने डिस्कवर किया था जी यूरोप और बरे सगीर के दरमियान बहरी रास्ता। वास्को डी गामा इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66 है द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिकमेंड करता है और फिर आपका प्रेसिडेंट जो होता है वो उसकी मंजूरी देता है। तो अपॉइंट कौन करेगा जी? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 67 है टू पे डैश इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, टैक्स पे करना, सैलरी पे करना, फाइन पे करना, मनी पे करना। तो टैक्स पे करना, टैक्स देना हम में से हर एक शहरी की जिम्मेदारी है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 68 है प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड डैश डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड,
प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड डैश डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, तो 0 डिग्री होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 है। जनरल जियाउल हक डाइड इन एन एयर क्रैश इन डैश 17 जुलाई 1988, 17 अगस्त 1988, 17 जून 1988, 17 मार्च 1988। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जी बी वाला, 17 अगस्त 1988 को जियाउल हक जो है वो इंतकाल कर गए थे। एक जो है वो जहाज के हादसे में एयर क्रैश हो गया था, ठीक है, और उसमें उनकी वफात हुई थी। तो 1988 17 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 17 है, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ। पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है वो कब कायम हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1949 में या 1951 में? तो कायदे आज़म ने जुलाई किया था 1 जुलाई, मेरे ख्याल में 1 जुलाई और 1948। तो ऑप्शन आपका 1948 जो होगा वो करेक्ट होगा। ये हो गए हमारे 70 क्वेश्चन। अब उर्दू का और इस्लामिया का रह गया है, वो कोशिश करेंगे कि अगले किसी लेक्चर में आपके साथ वो भी क्वेश्चन जो है वो शेयर कर लें। यहाँ पर देख लें, अगर कहीं पे कोई एक आध क्वेश्चन आगे पीछे होता है या मैंने जो है वो उसको गलत कर दिया, गलत निशान लगा दिया आपसे, तो वो आपने मुझे लाजमी बताना है जी। कमेंट्स में फीडबैक आपने लाजमी देना है कि ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर ये नहीं है, ये है, ताकि हम फिर अगली जो वीडियो हो उसमें रेक्टिफाई कर लें। तो और अब ये भी बताना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद हुई है। थैंक यू वेरी मच।